हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को खरीफ क्रॉप का एक टॉपिक बताने वाला हूँ। मूंगफली खेती के बारे में। कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड नट, इसका दोस्तों उपनाम है। कभी कभी पूछता है पीनट के बारे में लिखिए, पीनट खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए। कभी कभी मंकी नट दे देता है, कभी कभी अर्थ नट दे देता है। तो दोस्तों, ये सब इसी का नाम है, मंकी नट, पीनट, ग्राउंड नट, अर्थ नट। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंगफली की खेती, सबसे पहले देखेंगे इसका बोटेनिकल नेम। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है अरेकिस हाइपोजिया। इसका वैज्ञानिक नाम होता है अरेकिस हाइपोजिया। इसकी फैमिली होती है लिग्यूमिनेसी फैबेसी। इसका जो सब फैमिली होता है, उपजाति होता है, वो होता है पेपिलियोनेसी। इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं 2n बराबर 40। 2n बराबर 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका ओरिजिन है ब्राज़ील या साउथ अमेरिका। ओरिजिन कहाँ है? ब्राज़ील या साउथ अमेरिका। तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। इसकी फैमिली है लिग्यूमिनेसी फैबेसी। सब फैमिली है पेपिलियोनेसी। क्रोमोसोम 2n बराबर 40 पाए जाते हैं। ओरिजिन है ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका में है। अब इसका देखेंगे एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक क्षेत्र वितरण जिसे कहते हैं, या देगा इकोनॉमिक सॉरी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए देखते हैं। विश्व में मूंगफली का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। तो दोस्तों, विश्व में मूंगफली का सबसे ज़्यादा बुआई, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में की जाती है। लेकिन दोस्तों, इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत में ही प्रोडक्शन में भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है। लेकिन जो पुराने बुक्स हैं उनमें दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मूंगफली उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। तो हम लोगों को वही पढ़ना है। तो विश्व में मूंगफली उत्पादन का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। और विश्व में मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से चीन का प्रथम स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से चीन का प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। और उत्पादन की दृष्टि से भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात ही है। तो ये हो गया एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। तो दोस्तों, कोई फसल होगी उसके पर उसको बुआई करने से पहले उसकी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके बोने से क्या फ़ायदा होगा, हमें हमें क्या लाभ मिलेगा। तो हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो भारत में उगाई जाने वाली समस्त तिलहनी फसलों में अकेले मूंगफली 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जितने भी दलहनी फसल हैं, उन सभी के अलावा मूंगफली अकेले 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इसके तेल का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक घी तेल के रूप में किया जाता है। इसके तेल का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक घी तेल के रूप में किया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार की कॉस्मेटिक चीज़ें बनाई जाती हैं। मूंगफली से दोस्तों विभिन्न प्रकार की सौंदर्य की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके दाने में प्रायः विटामिन बी और ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली के दाने में विटामिन बी और ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली के दाने में 45% तेल या वसा, 26% प्रोटीन, 10.2% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मूंगफली वानस्पतिक मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का एक अच्छा एवं सस्ता स्रोत है, इसलिए इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली को दोस्तों गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। जो बादाम होता है, बादाम में जितना विटामिन पाया जाता है, जितना प्रोटीन पाया जाता है, उससे थोड़ा सा ही कम दोस्तों मूंगफली में पाया जाता है। इसलिए इसे गरीबों का बादाम कहा जाता है। क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं वो बादाम को नहीं खरीद सकते हैं, तो वह लोग मूंगफली को ही अपना बादाम मानते हैं। तो इसीलिए मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। इसकी खली में 7.2% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 1.3% पोटास पाया जाता है। तो यह था मूंगफली का आर्थिक महत्व। फिर सुनिएगा, भारत में उगाई जाने वाली समस्त तिलहनी फसल में अकेले मूंगफली 40% क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। भारत में मूंगफली उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से है। इसके तेल का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक घी तेल के रूप में किया जाता है। इससे विभिन्न प्रकार की कॉस्मेटिक चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके दाने में प्रायः विटामिन बी और ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
इसमें कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मूंगफली में दोस्तों। मूंगफली के दाने में 45% तेल, 26% प्रोटीन, 10.2% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का एक अच्छा एवं सस्ता स्रोत होता है, इसलिए इसे गरीबों का बादाम कहा जाता है। इसकी खली में 7.32% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 1.3% पोटास पाया जाता है। तो यह था मूंगफली का आर्थिक महत्व। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मूंगफली को दोस्तों वृद्धि के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है इरेक्ट या बंच टाइप, दूसरा होता है स्प्रेडिंग या वर्जीनिया टाइप। इरेक्ट या बंच टाइप मतलब क्या होता है दोस्तों, यह जो मूंगफली होगी वह सीधे जाएगी। मूंगफली दो प्रकार से पाई जाती है, एक होती है दोस्तों फैलने वाली जमीन पर, एक होती है सीधे जाने वाली। तो इरेक्ट या बंच टाइप को कहते हैं सीधे या गुच्छे वाली, गुच्छे में बढ़ने वाली किस्म। दूसरा होता है स्प्रेडिंग टाइप, ये दोस्तों फैलने वाली किस्म होती है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो इरेक्ट या बंच टाइप होता है, जो दोस्तों गुच्छे वाली फसल होती है या सीधे जाने वाली फसल होती है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है अरैकिस हाइपोजिया स्पाइसेस फास्टिजियाटा। और जो जमीन पर फैलने वाली होती है स्प्रेडिंग और वर्जीनिया टाइप, उसका वैज्ञानिक नाम होता है अरैकिस हाइपोजिया स्पाइसेस प्रोकैम्बेंस। तो ये दोनों का वैज्ञानिक नाम था। ये दोनों बड़ा प्रकार की मूंगफली की किस्म थी। तो मूंगफली दो प्रकार की पाई जाती है, पहला होता है जमीन पर फैलने वाली और दूसरा होता है दोस्तों सीधे जाने वाली या गुच्छों में जाने वाली। तो आगे चलते हैं। अब देखेंगे क्लाइमेट, इसको कैसी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो यह एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। मूंगफली दोस्तों एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, जिसके कारण इसे लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए 21 से 26.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। मूंगफली की वृद्धि और विकास के लिए 21 से 26.5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त माना जाता है। जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 125 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पर इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, या वहाँ पर इसकी खेती करना बहुत ही आसान होता है। तो यह था मूंगफली के लिए कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है। सभी बताने के बाद मैं फिर से आप लोगों को एक बार बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। इसके बाद है सॉइल, कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है इसे। तो मूंगफली की खेती के लिए बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है, जिसका पीएच मान 6.2 से 6.5 होता है, या दोस्तों कह सकते हैं 6.5 से 7 के बीच में होता है। ये दोस्तों मूंगफली होता है, इसकी खेती के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, सैंडी लोम सॉयल, बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच होता है। अब देखेंगे इंक्लूड वैरायटी, वैरायटी कौन कौन सी है। तो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने क्लासिफिकेशन में बताया। तो पहला होता है इरेक्ट या बंज टाइप। इसमें दोस्तों कौन कौन सी वैरायटी है, इसमें कौशल, कुबेर, ज्योति, टाइप 64, जूनागढ़ 11, TMB2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, TMB2 बंच टाइप में है और TMB1 स्प्रेडिंग टाइप में है। ये और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, मतलब बहुत ज़्यादा बुआई की जाती है इन वैरायटी की। दूसरा स्प्रेडिंग टाइप, इसमें कौन कौन सी वैरायटी है, चित्रा, चंद्रा, टाइप 28, विक्रम, यम 13। तो यह था दोस्तों दोनों प्रकार की वैरायटियाँ। इरेक्ट और बंच टाइप में कौशल, कुबेर, ज्योति, टाइप 64, जूनागढ़ 11, TMB2। स्प्रेडिंग टाइप में चित्रा, चंद्रा, टाइप 28, विक्रम, YMB 13, TMB1। अब देखेंगे सीड रेट, सीड रेट बीज दर। तो दोस्तों बंच टाइप जो होता है, जो सीधे जाने वाली फसल होती है दोस्तों, सीधे जाने वाला जो पौधा होता है वो सीधे जाएगा, तो उसको ज़्यादा बीज की आवश्यकता पड़ेगी, नज़दीक नज़दीक रहेगा। और जो फैलने वाला रहेगा उसको एक यहाँ पर बुआई कर देंगे तो यहाँ से फैल कर यहाँ तक आ जाएगा। तो एक यहाँ पर करेंगे तो जो फैलने वाला रहेगा उसमें बीज कम लगेगा, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो बंच टाइप में बीज ज़्यादा लगता है, इसमें 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है। और स्प्रेडिंग टाइप में 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है, या 60 से 70 केजी प्रति हेक्टेयर से बीज लगता है। इसकी जो बुआई है कितने गहराई पर करनी चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों बंच टाइप जो होता है, जो सीधे जाने वाला होता है, उसमें कम दूरी रहेगी, तो उसमें 30/15, मतलब यल से यल के बीच की दूरी 30 रहेगी, और पी से पी की बीच की दूरी कितनी रहेगी, 15 सेंटीमीटर रहेगी। और जो स्प्रेडिंग टाइप रहेगा इसमें 40/20 कर देंगे, यल से यल की दूरी
40 सेंटीमीटर और पी से पी की दूरी तो दोस्तों 20 सेंटीमीटर। तो यह हो गया स्पेसिंग। आगे चलते हैं, देखते हैं सोइंग टाइम, बुआई का समय। सर सोइंग टाइम में लिखना भूल गया, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो मूंगफली की बुआई को उपयुक्त समय होता है वह जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक होता है। मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक होता है। बुआई की विधि बात करें तो बुआई दो प्रकार से होती है, पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा होता है लाइन स्विंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिटकुआ विधि और लाइन स्विंग मतलब दोस्तों लाइन स्विंग मतलब लाइन से बुआई की जाती है। अब इसके बाद देखेंगे फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट तो FYM 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। नाइट्रोजन 30 से 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, फास्फोरस 50 से 60 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। पोटाश 30 से 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर, जिंक सल्फेट 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है दोस्तों मूंगफली में। तो यह था फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, या कह सकते हैं मैन्यूर या फर्टिलाइजर। अब देखेंगे वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन या जल प्रबंध। खरीफ मौसम की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम होती है दोस्तों। यदि सूखे की स्थिति हो तो एक सिंचाई फली विकास होने की अवस्था पर करनी चाहिए। तो यह था वाटर मैनेजमेंट। इसके बाद अब प्लांट प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा। तो फसल की सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे? पहला वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण करके। मूंगफली में 2 से 3 निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 3 सप्ताह बाद, दूसरी फसल आने के पहले करनी चाहिए। रासायनिक रूप से खरपतवार नियंत्रण के लिए टोक E25, दोस्तों यह एक खरपतवार नाशी है। टोक E25 की 4 लीटर मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से अंकुरण से पहले प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों ये जो रासायनिक रूप से इसका खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, इसके लिए एक रासायनिक पदार्थ बताया गया है जिसका नाम है टोक E25, जिसकी 4 लीटर मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से अंकुरण से पहले प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को जो खाद और उर्वरक बताया उसमें एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो सभी उर्वरक मैंने बताया उसको बुआई के समय ही खेत में डाल देना चाहिए, ये ना कि बुआई के बाद खेत में डालें। और मूंगफली में जिप्सम दोस्तों 500 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से जब फूटियां बनने लगे, पेग बनने लगे या पेगिंग की अवस्था में डाल देनी चाहिए, जिससे फसलों में दोस्तों वृद्धि और विकास अच्छी होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, इसमें भी एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय फली बन रहा है उस समय भूमि में कोई भी अंतरकर्षण क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उससे उसकी उपज में प्रभाव पड़ेगा। आगे चलते हैं, डिजीज मैनेजमेंट, रोग नियंत्रण। तो मूंगफली में टिक्का रोग, रोजेट, गुच्छ रोग, चारकोल, गर्दन सड़न, कलिका सड़न आदि बीमारी लगती है। तो इसके नियंत्रण के लिए बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए अथवा रोग प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए। यदि दोस्तों आप लोगों को दे दिया एग्जाम में कि आप लोग मूंगफली में रोग को नियंत्रित कैसे करेंगे, तो आप लोग सीधी आसान भाषा में लिख दीजिएगा कि इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बीज को उपचारित करके बोएंगे या उपचारित करके बोना चाहिए अथवा रोग प्रतिरोधी किस्म को बोना चाहिए। सबसे आसान भाषा में सबसे सटीक आंसर। इसके बाद देखेंगे कीट नियंत्रण, इंसेक्ट मैनेजमेंट। तो माहू दोस्तों जो ये होता है मूंगफली, इसमें कौन कौन सा कीट लगता है? माहू, थ्रिप्स, व्हाइट ग्राब, दीमक, रोपिल सुंडी, बहुत सारी आदि कीट लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। तो ये हो गया कीट नियंत्रण। आगे देखेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो हार्वेस्टिंग मूंगफली की फसल, जब मूंगफली की फसल 120 से 150 दिन हो जाती है तो वह पककर तैयार हो जाता है। परिपक्वता के समय मूंगफली के पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं तथा उस समय फलियों में 40 से 50% नमी रह जाती है। इसी समय फसल को खुरपी या कुदाल से खोदकर अथवा कल्टीवेटर या देसी हल से जोतकर फलियों को भूमि से निकाल लेते हैं। तो कितने लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि मूंगफली होता है वह जमीन के अंदर होता है। तो मूंगफली जमीन के अंदर होता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे इसमें यील्ड कितना प्राप्त होता है, हमें उपज कितनी प्राप्त होती है। तो जो बंच टाइप था, जो दोस्तों सीधे जाने वाला था, इसमें कम उपज प्राप्त होगा। तो इसमें 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होता है और स्प्रेडिंग टाइप में 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होता है। तो यह था मूंगफली की खेती।
इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूँ, पेगिंग पूछता है मूँगफली में पेगिंग क्या है? तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेगिंग क्या होता है? तो मूँगफली में निषेचन के बाद पेग निकलने की क्रिया को ही पेगिंग कहते हैं। ये दोस्तों जो क्रिया होती है वो बुआई के लगभग 55 दिन के बाद होती है, और जो पेग होता है वो भूमि के अंदर प्रवेश करके पॉड का निर्माण करता है। इस अवस्था में दोस्तों जब यह होगा तो भूमि में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि दोस्तों कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने एक पेड़ बनाया हुआ है, ये देखिए इसका पत्ता है। यहाँ पर दोस्तों जो पोलिनेशन की क्रिया होगी, निषेचन होगा दोस्तों, परागण होगा जब, तब दोस्तों उस समय क्या होगा, पेग निकलने की क्रिया प्रारंभ होगी। ये जो छोटा छोटा आप लोग दिख रहा है, यह पेग है। यह पेग निकलने की क्रिया प्रारंभ हो रही है। अब दोस्तों यह पेग निकलेगा, ये बुआई से 55 दिन के बाद निकलता है। यह पेग दोस्तों धीरे धीरे भूमि के अंदर प्रवेश करेगा। भूमि के अंदर प्रवेश करने के बाद पॉड का निर्माण करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये मूंगफली को बनाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर ये मूंगफली को बनाएगा। तो यह पॉड का निर्माण कर रहा है। इस समय दोस्तों जिस समय यह पेगिंग की क्रिया हो रही है, उस समय भूमि में पर्याप्त नमी रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पेग होता है, यह जब भूमि के अंदर जाएगा तो इसके लिए पर्याप्त नमी चाहिए। नमी रहेगी तभी यह अंदर जा पाएगा अच्छे से। तो यह थी पेगिंग। पेगिंग दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछेगा, मूंगफली में पेगिंग क्या होता है? तो मूंगफली में निषेचन के बाद पेग निकलने की क्रिया को ही पेगिंग कहते हैं। यह क्रिया बुआई के लगभग 55 दिन के बाद होती है। पेग निकलते समय भूमि के अंदर पर्याप्त नमी होना चाहिए। पेग भूमि के अंदर प्रवेश करके पॉड का निर्माण करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमने जितना बताया आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।